नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। बरेली में 26 सितंबर को हिंसा की आग को योगी सरकार ने तो बुझा दिया, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी हिंसा की उस चिंगारी को हवा देना चाहती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बरेली हिंसा के बाद जहां एक तरफ उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी का बरेली रण चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने बरेली के लिए अपना एक डेलीगेशन भेजा है, जिसे प्रशासन ने रास्ते में ही अलग अलग जगहों पर रोक दिया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनके नेता पीड़ितों से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि जो पथराव कर रहे थे, बंदूक हाथ में लिए हुए थे, हिंसा कर रहे थे, वो पीड़ित हैं या उपद्रवी हैं? क्या समाजवादी पार्टी जानबूझकर वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए बरेली हिंसा की आग को बुझने नहीं देना चाहती है? बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया था, जो पुलिस के साथ हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इस दौरान कई लोग घायल हुए। इस हिंसा के बाद मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कई संपत्तियां सील की गई, जबकि अब तक 83 से अधिक लोग जेल भी जा चुके हैं इस मामले में। लेकिन हिंसा के 9 दिन बीत जाने के बाद भी सियासी उबाल थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हुए उपद्रवियों के निर्दोष होने का दावा कर रही है। उसने मिलकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए समाजवादी पार्टी की ओर से 14 सदस्यीय टीम बनाई गई है। अब इसी मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जंग छिड़ी हुई है। सपा इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है, जबकि बीजेपी सपा की इस पॉलिटिक्स को दंगा भड़काने वाला बता रही है। आज ब्रह्मास्त्र में इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट को दिखाएं। बरेली की फिजाओं में 26 सितंबर को नमाज के बाद जो तूफान उठा, उस पर सियासी पारा अब आसमान छू रहा है। यहाँ बवाल के बाद जख्म खामोश नहीं रहे, सियासत अब सड़कों पर उतर आई है। बरेली में हिंसा की साजिश रची गई। नमाज के बाद उपद्रवियों ने दंगा फैलाने की कोशिश की, लेकिन जब इन पर सख्ती बरती गई और लाठी चार्ज कर इन्हें खदेड़ा गया, तो यूपी की तमाम विपक्षी पार्टियों को ये कार्रवाई कांटे की तरह चुभ गई। पुलिस ने उपद्रवियों को जो जख्म दिए, उस पर अब मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी बरेली हिंसा के दौरान लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों से मुलाकात पर अड़ी हुई नजर आई, लेकिन ऐन वक्त पर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई और प्रशासन ने डेलीगेशन के बरेली जाने पर पाबंदी लगा दी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हालात का जायजा लेने आज बरेली जाने वाला था, लेकिन बरेली की शांति में कोई खलल न पैदा हो, उसे लेकर प्रशासन की टीम सुबह ही लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर तैनात हो गई। उनके घर पर बरेली न जाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। बावजूद इसके माता प्रसाद पांडे बरेली जाने पर अड़े रहे और घर से बाहर निकलने की कोशिश की, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। पुलिस के अधिकारी माता प्रसाद पांडे से बरेली न जाने का आग्रह कर रहे हैं। उनके सामने हाथ जोड़कर बरेली की शांति में खलल न डालने की विनती कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात लखनऊ के बाहर संभल में दिखा, जहां कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी हाउस अरेस्ट किया। उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। घर के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा दिया गया। बरेली में हुई हिंसा को लेकर प्रशासन का रुख साफ है। जो भी एसपी के डेलीगेशन में शामिल था, उनके घर पर ही उन्हें रोक दिया गया। हमसे कहा गया कि वहाँ 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है और वहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने का अनुमति नहीं है। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं अनुमति है, तो कहते हैं आपके जाने से माहौल बिगड़ जाएगा। ये कोई सांप्रदायिक झगड़ा तो है नहीं कि हमारे जाने से माहौल बिगड़ेगा। यहाँ एक वर्ग विशेष के लोगों को पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग सही पता लगाते और एक रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देते, इसीलिए हम लोग जा रहे थे। और जाते तो वहाँ माहौल खराब होने के बजाय हम लोग माहौल ठीक करते। देखिए किस कानून के तहत रोका जा रहा है।
समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज चल रहा है और कोई संवैधानिक मूल्यों पे उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चल रही है। हम जनप्रतिनिधि हैं, समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन के साथ हम जा रहे थे। वहां के लोगों की पीड़ा, उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं उसको सुनने के लिए, उनकी पीड़ा को उठाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जो काली करतूतें हैं वो नहीं चाहती उजागर हो, इसलिए हमें यहाँ पे रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी बरेली हिंसा में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए अड़ी है। इन घायलों में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में बीजेपी समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पर भड़की नजर आई और पार्टी प्रवक्ता एसपी पर बरेली का माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। बरेली की संवेदनशील परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने बहुत धैर्य और संयम के साथ उसको नियंत्रित करने का काम किया। बरेली को अशांत करने की जो साजिश थी, षड्यंत्र थी, उसको विफल कर देने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे संतोष नहीं हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके भावनाएं भड़काने के लिए अब प्रतिनिधि मंडल भेजने का एक स्वांग रच रहे हैं और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज सामने सांप्रदायिक सद्भाव को बना रखा है, जो दंगों से मुक्त कर रखा है, ये बना रह सके। जिस दिन बरेली में हिंसा हुई उसी दिन से यूपी की सियासत में उबाल दिख रहा है। पार्टी मजहब और चुनावी फायदे तलाशने के लिए उपद्रवियों का हमदर्द बन रही है। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली। खाली बरेली में क्या हुआ वो याद हो आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उससे भी कुछ बोलते थे। बरेली में हिंसा के बाद से संवेदनशील इलाकों में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। एहतियात के तौर पर इस शुक्रवार को भी इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद रही, जबकि इस मामले में हिंसा के मास्टरमाइंड आरोपी मौलाना तौकीर रजा और उसके साथी नावेद को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं हिंसा के करीब 9 दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारियों का सिलसिला नहीं रुक रहा। इस मामले में अब तक 83 लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं। मतलब साफ है और योगी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हिंसा करने वालों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगे। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने। बरेली हिंसा को लेकर यूपी में जो सियासी गर्मी दिख रही है, उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यूपी की सरकार वाकई इंसाफ की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है या वोट बैंक के खातिर अब उपद्रवियों के जख्मों पर भी मरहम लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। उपद्रवियों को मरहम लगाने की कोशिश क्यों? जो बरेली में आग लगा रहे थे, जो देश में, उत्तर प्रदेश में आग लगाना चाहते थे, उनको मरहम लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता क्यों जाना चाहते हैं? क्या जो लोग पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे वो मासूम थे? वहां जो लोग उस दिन हिंसा कर रहे थे वो खुद ही मान रहे हैं कि उस दिन उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें पछतावा है और अब वो ऐसा नहीं करेंगे। वो लोग माफी मांग रहे हैं सरकार से, प्रशासन से कि बहकावे में आ गए। ऐसे लोगों से मिलकर, ऐसे लोगों को मरहम लगाकर समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती है? क्या हिंसा की आग को जलाए रखना चाहती है? क्या चिंगारी को हवा देना चाहती है? आज इसी पर बात करेंगे। अनिला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी की, हमारे साथ हैं। मोहम्मद फैज खान, संयोजक मुस्लिम मंच के, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जगदीश शर्मा, कांग्रेस के नेता। अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। हाजी नाजिम खान, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। MIM के नेता भी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।
लेकिन अशोक यादव जी बरेली जाएंगे, उपद्रवियों को मरहम लगाएंगे क्या? विद्यानाथ जी, सबसे बड़ा सवाल है कि उपद्रवी है कौन, ये भी एक सवाल है। और इसी सवाल का ये देखिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सवाल नहीं है। जो उपद्रवी है उनमें से कुछ अंदर जा चुके हैं, कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, माफी मांग रहे हैं खुद। ये सवाल आप लोग जानबूझकर उठा रहे हैं क्योंकि आप चिंगारी को हवा देना चाहते हैं। अशोक जी देखिए, एक मूवी आई थी 1968 में, शिकार, उसमें एक गाना था, पर्दे में रहने दो पर्दा न हटाओ। एक मूवी आई थी शौर्य, पर्दा एक मूवी आई थी शौर्य, देखिए आपने? तो पर्दा मूवी आई थी शौर्य, वो भी आपने देखी होगी। हमने देखी है, हमने देखी। अभी जो रिसेंट मूवी अजय आई थी ना, सुपर फ्लॉप हो गई, आपने देखी थी कि नहीं? अजय मूवी सुपर फ्लॉप हुई थी योगी जी के ऊपर, सुपर फ्लॉप हुई है, ये नहीं देखी होगी आपने। अच्छा, मूवी फ्लॉप हो गई होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कितने हिट हैं ये आप लोगों को पता है। और आप लोगों को नहीं पता है तो जिस तौकीर रजा के लिए आप लोग वहां पर आंसू बहाने और मरहम लगाने के लिए जा रहे हैं, उनसे एक बार जेल में जाकर मिलकर पूछ लीजिए। विद्यानाथ भाई देखिए, जब मूवी पिट गई ना तो डायलॉग बाजी जारी है ताकि डायलॉग हिट हो जाए, खैर वो अलग बात है। लेकिन देखिए, मूवी तो इंदिरा गांधी की भी पिट गई थी, आंधी। हाँ देखिए, ऐसा है, इतना मूवी आज तक इतिहास में कोई नहीं पिटी थी जितना आज ये मूवी पिटी है। मूवियों से आप सरकार और सत्ता चलाते हैं क्या, या देश चलाते हैं? आपकी पार्टी मूवी से चलती है अशोक भाई। पूरी सरकार मूवी के इर्द गिर्द घूम रही भाई साहब। उदयपुर फाइल, कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, पता नहीं कब बरेली फाइल भी बन जाएगी कुछ दिन में, देखिएगा। देखिए ऐसा बननी चाहिए बरेली। देखिए ऐसा है कि सारी चीजें पे योगी सरकार वहां पे पर्दा डाली, आवरण, उसी आवरण को हटाने के लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा था। और वो आवरण जब हट जाएगा ना, तो जब चीजें खुल के आएंगी तो पता चलेगा इस असली दंगे के सूत्रधार भाजपा है। क्योंकि भाजपा को दंगा अगर नहीं है तो भाजपा नहीं है। दंगा मतलब भाजपा, भाजपा मतलब दंगा। अगर दंगा हिंदू मुस्लिम का बंद हो गया, पाकिस्तान का नाम लेना बंद हो गया, तो भाजपा को पूछेगा कौन भाई? उसका न्यूट्रिशन ये कह रहे हैं अशोक जी कि टोपी लगाकर मस्जिद में नमाज पढ़कर वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता खड़े होकर हिंसा कर रहे थे। देखिए विद्यानाथ भाई, ये जो घटना थी आई लव मोहम्मद का, ये बिल्कुल छोटी सी तिल के बराबर घटना थी। तिल को तार क्यों बना रहे हैं आप लोग? तिल की घटना को ताड़ बनाया किसने? इस भाजपा ने। इस घटना को तिल का ताड़ बनाया भाजपा ने। यही जांच करने के लिए, इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमारी जांच एजेंसी है। समाजवादी पार्टी राजनीतिक पार्टी है या जांच एजेंसी है? जेपीसी में कौन होते हैं? जेपीसी के बारे में जानते होंगे आप? तो आप लोग, ये जेपीसी की टीम जा रही है? जेपीसी में कौन होता है? ये जेपीसी की टीम जा रही है। हमारे सांसद जा रहे थे, तो ये आपके सांसद क्या जेपीसी की टीम की तरफ से जा रहे थे? आपने कहा कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सदस्य हैं। मैं पूछ रहा हूं आपको कि आपके नेता जो जा रहे हैं वहां पर, वो क्या जेपीसी की टीम से हैं? हमारा डेलीगेशन है, पार्टी का डेलीगेशन है ना सर। तो वहां पर प्रशासन को लग रहा है कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगा, मत जाइए। प्रशासन को अरे प्रशासन को देखिए, प्रशासन को अगर लगता, प्रशासन को वास्तव में लगता, जा ही क्यों रहे हैं? उपद्रवियों के साथ क्यों है समाजवादी पार्टी? उपद्रवी नहीं भाई, उपद्रवी तो असली उपद्रवी, इसको जांच होगी तो पता चलेगा। भाजपा ही निकलेंगे पर्दे के पीछे। आप पर्दे के बाहर की बात कर रहे हैं। मतलब जो जांच होगी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो आपको पता है, जो निकल रहे हैं उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। पर्दे के सामने आप देख रहे हैं भाई साहब। मैं कह रहा हूं आंखों के सामने है, और आपके पर्दे के सामने, आपके टेलीविजन पर भी मैं दिखा रहा हूं। जरा दिखाइए वो विजुअल्स, जब पत्थरबाजी हो रही थी वहां पर, हिंसा हो रही थी वहां पर। हम देखिए, हम लोग किसी कहानी की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को खोज रहे हैं। ये देखिए, आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर खोजने की जरूरत नहीं है। इस कहानी का डायरेक्टर प्रोड्यूसर भाजपा है। ये देखिए, हम लोग उसी को खोजने जा रहे थे। ये देखिए, और आप लोगों को क्लियर करना चाहिए था कि हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर ढूंढने जा रहे हैं ताकि बरेली फाइल बना सकें। तो फिर आप लोग ये झूठ बोल के क्यों जा रहे हैं कि मरहम लगाने के लिए जा रहे हैं, आंसू बहाने के लिए जा रहे हैं? पहले ही बोल दीजिए। हम लोग देखिए विद्यानाथ भाई, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं, और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हम लोगों का मकसद आप लोगों के आंसू को पोंछना, आपके दर्द को देखना नहीं है। हम लोगों को जाकर वहां पर राजनीति करनी है, वहां पर बीजेपी को एक्सपोज करना है। हम लोग सच्चाई से पर्दा हटाने जा रहे थे, और जो हमारे भाई बहन वहां पीड़ित है उनके घाव पर मरहम लगाने जा रहे थे। ठीक है, दोनों। अनिला सिंह जी, अगर वो मरहम लगाना चाहते हैं उपद्रवियों को, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? मेरी सभी को राम राम। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से
संभल में पुलिस प्रशासन और इन दंगाइयों का आमना सामना हुआ था और पुलिस प्रशासन पे किस प्रकार से वहां पे दंगाइयों ने हमले किए थे, और उस हमले के पीछे जो है समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक थे, और वहां पर भी ये लोग अपना डेलीगेशन लेकर जा रहे थे। और पुलिस वालों से तो खैर किसी जो घायल पुलिस वाले थे या जिनके घर में क्षति हुई, जान की क्षति हुई, वहां तो ये गए ही नहीं। बरेली में भी आप इनसे पूछ लीजिए, ये जाना चाह रहे हैं तो जो पुलिस वाले बहुत ही बुरी तरीके से घायल होके हॉस्पिटलाइज है, वहां पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। बरेली में भी इनका डेलीगेशन में कौन जा रहा है? वही लोग है ना जिन्होंने संभल में आग लगवाई। अब बरेली में आग आप लगवाएं, ड्रामा आप करें कि हम डेलीगेशन लेकर जाएंगे, और जो दंगाई हैं जिनके प्रति ये सहानुभूति दिखा रहे हैं वहां पे क्योंकि इनका वोट बैंक है उसके लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तमाशा नहीं बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, हम बेहद स्पष्ट है। बार बार समाजवादी पार्टी ये कहती है ना उत्तर प्रदेश में तमाशा ही चल रहा है 2017 तो भारतीय जनता पार्टी तमाशा के अलावा हो क्या रहा है? तो आपका जो वोट बैंक है उनको बोलो घर में बैठे ना, काम धंधा करें। क्यों भारतीय जनता पार्टी को आप ऐसा मौका दे रहे हो? आप कहते हो कि दंगे जो है भारतीय अनिला जी वो कह रहे हैं कि वो ढूंढने जा रहे थे कि बीजेपी के कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद थे हिंसा में, जिन्होंने हिंसा की या हिंसा करवाई, वो एक्सपोज करने जा रहे थे आप लोगों को। इसीलिए आप लोग डर गई हैं, इसीलिए आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर तमाम नेताओं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोक दिया है। हाँ लगता है बहुत डर गई भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से। अरे हम लोग तो हाई कोर्ट के जस्टिस से भी जांच कराने की मांग कर रहे हैं। यादव साहब आप बोल रहे थे, अशोक यादव जी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही थी, ठीक है ना? मेरे ख्याल आप एक शिष्ट प्रवक्ता है, बहुत कम प्रवक्ता है आपके यहाँ, आप वो रखिए। देखिए अभी इन्होंने जब ओपनिंग स्टेटमेंट में ये भी बोला कि वो जो एक पिक्चर बनी है ना तो योगी जी के ऊपर सुपर फ्लॉप हुआ। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हाउसफुल गया है। मुझको मालूम नहीं जिस इलाके में आप रहते हैं वहां पे क्या कंडीशन थी, पर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो आपके समय पे नर्सरी कहलाया जाता था अपराध का और आतंकवाद का, वहां पे हाउसफुल गया है। हाउसफुल, सारे शोज हाउसफुल गए हैं। दिल्ली में हाउसफुल गया है, यहां का तो मैं बता सकती हूँ। दूसरी बात यहां पर मैं ये कहना चाहती हूँ, आई लव मोहम्मद, आप बैनर पोस्टर लेकर निकलना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति आपको अपना प्रेम का इजहार करना है, करिए। परंतु उस प्रोसेशन में जब आप पेट्रोल बॉम्ब लेकर चलेंगे तो क्या मंशा है आपकी? लाठी डंडा लेकर आप चलेंगे, क्या मंशा है आपकी? हाँ, इलीगल आर्म्स लेके, असले जो है वो लेकर चलेंगे और आप पुलिस पर अटैक करेंगे। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में किताब, लैपटॉप, आईपैड होना चाहिए, उनके हाथ में आप लाठी डंडा, पेट्रोल बम और पत्थर पकड़ा देंगे कि मारो पुलिस को। ट्रेनिंग यही दी जा रही है। तो राइटर्स को भी समझ लेना चाहिए, दंगाइयों को भी समझ लेना चाहिए, साहब आपका हिसाब किताब तो पुलिस प्रशासन और कोर्ट कचहरी कर देगा। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी, तो क्या याद नहीं रखेंगी कि इनके कर्मों का फल जो है आगे वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ रहा है? और एक चीज और फाइनली मैं बता दूं, इसमें षड्यंत्र जो है कि प्रदेश का नहीं, राष्ट्र का नहीं, अंतरराष्ट्र का है। ये छवि बनाना चाहते हैं कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो केंद्र में है चाहे राज्यों में है, वहां पे माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी की सरकार है, अलाउ मी मेजोरिटी की सरकार है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मीडिया कवर करेगी, बाइट्स होंगी, इंटरनेशनल मीडिया उसको उठाएगी, फिर चर्चे होंगे, दुनिया भर के डेलीगेशंस निकलेंगे, यूके, यूएस, कनाडा, जाने कहां कहां उनकी असेंबलीज में डिस्कशन होगा, फिर यूनाइटेड नेशन में पहुंच जाएंगे कहने के लिए अरे यहाँ की सरकार तो केवल और केवल हिंदुओं के लिए काम करती है, पुलिस तो इनका ऑपरेशन टूल है। और ये सरासर झूठ है। अब झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के शासित जो राज्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातनियों के साथ भी खड़ी होती है। ये परेशानी है 99% पॉलिटिकल पार्टी से तुष्टीकरण की राजनीति। अशोक जी आप जवाब दे दीजिए 20 सेकंड। हाँ देखिए, अभी अनिला बहन जी ने कहा कि उस प्रोसेसन में पेट्रोल बम कौन लेके जा रहा है, ये इसी सवाल का जवाब हमारा डेलीगेशन ढूंढने जा रहा था भाई, कि उस प्रोसेसन में शांतिपूर्ण जो प्रोसेसन था उसमें पेट्रोल उसका जवाब ढूंढ लिया है पुलिस ने। नहीं, पुलिस ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया, पुलिस ने नहीं ढूंढा भाई। 83 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। के लिए हम लोग जा रहे थे वहां पे। इस पूरे षड्यंत्र को रचने वाले सरगना को, तौकीर रजा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए आप वहां ये बता दीजिए मुझे, मस्जिद से टोपी लगाकर नमाज पढ़कर बीजेपी का नेता निकल रहा था क्या? अरे मुझे भी बोल, 20 सेकंड आपने दिया, 28 से 18 सेकंड आप बोल लेंगे तो 2 सेकंड में हम क्या बोलेंगे? देखिए वही मैं करता, हमारा डेलीगेशन जा रहा था पता लगाने की उसमें दंगा भड़काया कौन, पेट्रोल बम किसने फेंका, ये पता चल जाएगा। दूसरी बात बहन जी ने कैसे पता कर लेंगे आप लोग?
अरे डेलीगेशन जाएगा, कैसे करेंगे बताइए तो सही। आपके पास ऐसी कौन सी दूरबीन है या महाभारत के संजय को लेकर आप लोग पहुंच रहे हैं बरेली कि आप लोगों को दूरदृष्टि हो जाएगी, सब दिख जाएगा? देखिए ऐसा जो विक्टिम लोग हैं उनके परिवारों से उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, उनके घाव पे मरहम भी लग जाता और सच्चाई से। अरे भाई उपद्रवियों के घाव पर मरहम क्यों लगाना? नहीं देखिए, वो आपके निगाह में दंगाई है, वो भाजपा की निगाह में दंगाई है, लेकिन वो विक्टिम है। पेट्रोल पंप भाजपाइयों ने फेंकवाया होगा, हाँ। दंगा भाजपाइयों ने भड़काया होगा, यही चीज जो पता लगाने हमारा डेलीगेशन जा रहा था वहां पे भाई। मनोहर बात अभी वही अनिला जी कर रही थी, हिंदुओं की सरकार। मुझे नहीं पता था, हिंदू हितैषी नहीं है अशोक भाई, मुझे नहीं पता था कि समाजवादी पार्टी मनोहर कहानियां भी लिखने लगी है। मुझे नहीं पता था कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता अब टीवी चैनल्स पर बैठकर मनोहर कहानियां बताया करेंगे कि देखिए ऐसा होता तो वैसा हो जाता, वैसा होता तो वैसा हो जाता, और ऐसा है वैसा नहीं है। भाई मनोहर कहानी थोड़ी ना चल रही है, एक प्रदेश चल रहा है, वहां पर दंगा कराने, हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश की गई। कहानी चल रही है, दंगा वाली कहानी सरकार चला रही है, और हम जब दंगा वाली कहानी सरकार चला रही है कि वो लोग जो वहां मौजूद थे हिंसा कर रहे थे वो चला रहे थे, तौकीर रजा चला रहे थे। अरे भाई साहब, हम लोग मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट की जस्टिस से जांच कराई जाए विद्यानाथ भाई। जिस दिन जांच सही से हो जाएगी, उसमें जब तथ्य सामने आएंगे पूरा दुनिया अवाक रह जाएगी। अरे माता प्रसाद पांडे क्या जस्टिस है क्या? हम लोग रुचि मीरा जस्टिस है? नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, जस्टिस नहीं है। तो फिर इनको जांच करने के लिए क्यों भेज रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जब प्रशासन वहां गलत जांच कर रहा है, जब प्रशासन गलत दिशा में आपको कैसे पता प्रशासन गलत जांच कर रहा है? प्रशासन भाजपा का एजेंडा चला रहा है वहां पर। तो मतलब जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब वहां का प्रशासन समाजवादी पार्टी का एजेंडा चला रहा था? अब इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का इतनी फटकार लगने आप लोग कम से कम प्रशासन पर इतने सवाल तो मत उठाइए कि उनका काम करना मुश्किल हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी अगर वो कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। और दंगाइयों के साथ खड़े होकर आप लोगों को लग रहा है कि आने वाले चाहे वो चुनाव बिहार को हो, उत्तर प्रदेश को हो, बंगाल का हो, कहीं पर आप नैरेटिव सेट कर लेंगे? मोहम्मद फैज खान साहब, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि दंगाइयों के बारे में पता करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता वहां जाना चाहते हैं, या बीजेपी को एक्सपोज करना, राजनीति करना एकमात्र मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। विद्या भैया वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं एक भारत का मुसलमान हूं और जब जब वंदे मातरम बोलता हूं, भारत माता की जय बोलता हूं, कट्टरपंथी कठमुल्ले किस्म के मौलाना मुझे धमकी देते हैं, मुझे फोन करते हैं, मुझे ऑन एयर आपके चैनल पर भी कई बार गाली बक चुके हैं, मेरे घरों पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से निवेदन करता हूं, एक देशभक्त मुसलमान है, ये परेशान हो रहा है, मानसिक रूप से, जहनी तौर से, फिजिकली मुझ पर अटैक करने का प्रयास किया जाता है। मैं बहुत पीड़ित हूं, आकर मेरी सुध बुध लो और इन कट्टरपंथी मौलानाओं को सबक सिखाओ। वो तौकीर रजा दंगाई के पास क्यों जा रहे हो मेरे भाई? वो तो भारत माता की जय भी नहीं बोलता है, वो तो वंदे मातरम भी नहीं बोलता है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी होने से पहले केवल और केवल एक धर्म विशेष का मानता है। मैं कहता हूं पहले मैं हिंदुस्तानी, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? तुमको खाली वो अफजल गुरु टाइप का मुसलमान क्यों पसंद है? तुमको याकूब मेमन टाइप का मुसलमान क्यों पसंद है? तुमको एपीजे अब्दुल कलाम और अशफाक उल्लाह खान और फैज खान किस्म का मुसलमान क्यों नहीं पसंद है? हम भी तो पीड़ित हैं, हम भी तो शोषित हैं, हमारे ऊपर भी तो रोज गालियां दी जा रही हैं, आकर हमारी सुध बुध भी लोग केवल और केवल। विद्या भैया, इन लोगों को राजनीति करनी है, देश से कोई मतलब नहीं है, कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट पे शक करते हैं, ये ईडी पर शक करते हैं, ये चुनाव आयोग पर शक करते हैं, ये कलेक्टर एसपी पर शक करते हैं, और इनके नेता आजम खान तो यहां तक कह चुके हैं, अभी स्टेटमेंट उनका चल रहा है पुराना, कलेक्टर से नहीं डरता, ये तनखैया होते हैं। और वो एक अपराधी का बेटा खुलेआम कह रहा था, अखिलेश भैया से बात करके आया हूं, ये जिले का एसपी है ना, इसका ट्रांसफर नहीं करना, सरकार बदलेगी तो मैं इससे बदला लूंगा। शासन और प्रशासन के प्रति, एसपी और कलेक्टर के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, देश के चुनाव आयोग के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति, कोर्ट के प्रति अविश्वास रखने वाले लोग अपनी पर्सनल डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं कि ये जांच करेंगे। अरे तुम काहे की जांच करोगे? केवल और केवल अपराधियों को संरक्षण दोगे। देखिए, आई लो मोहम्मद, आई लो मोहम्मद, आई लो मोहम्मद, मैं कहता हूं, लेकिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तौकीर रजा दंगे फसाद करेगा, पेट्रोल बम लेकर घूमेगा, पत्थरबाजी करेगा, पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ेगा, मंदिरों पर हमला करेगा, हिंदुओं के भगवा ध्वज को नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि मोहम्मद
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर पोस्टर लेकर आप काम करोगे तो मेरे नबी का नाम बदनाम होगा, मेरे इस्लाम का नाम बदनाम होगा और मैं भी उनको मानने वाला हूँ। मेरे देश में शांति व्यवस्था भंग होगी और मेरे लिए मेरा देश पहले यहाँ की शांति व्यवस्था भंग करने वाला विकास दुबे हो, महाकाल का भक्त, या तौकीर रजा हो, आइल हो मोहम्मद कहने वाला मोदी जी उस पर कार्रवाई करेंगे और करना भी चाहिए। अपराधियों में क्यों रोकिएगा भाई? अशोक जी आप कह रहे सत्ता की दलाली करने वाला, सत्ता की दलाली बिल्कुल करने सत्ता की वाला। दलाली सुन लीजिए मेरी बात, आजम खान को भाई सुनिए मेरी बात अशोक यादव जी, इसमें आजम खान कहाँ गए? अशोक यादव जी मेरी बात सुनिए, सत्ता की दलाली कौन कहां कर रहा है सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं देश में दंगा फैलाने वालों से तो बेहतर है ना सत्ता की दलाली करने वाला। दंगा फैलाने वाला, बुलंदशहर दंगा, बहराइच दंगा, फतेहपुर में दंगा, ये किसने करवाया था? इंस्पेक्टर सुबोध कांत की। जब सरकार आपकी होती है तब भी दंगा बीजेपी कराती है, जब सरकार बीजेपी की होती है तब भी दंगा करवाती है बीजेपी। मतलब आप लोग न सरकार में रहकर कुछ कर पाते हैं न विपक्ष में रहकर कुछ कर पाते हैं। मतलब आप लोगों के होने और नहीं होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो आप अपनी पार्टी का झंडा उतारिए, ऑफिस को कीजिए बंद, लगाइए ताला और घर में बैठिए। बुलंदशहर में इन्हीं भाजपाइयों ने, दंगाइयों ने उनकी हत्या की है। जब बाहर आए तो भाजपा के लोगों ने माल्यार्पण किया। आप अगर ये मेरी बात झूठ बोल रहा हूं तो बताइए। अशोक यादव जी आप गिनवा रहे हैं ये दंगा वो दंगा, इसका दंगा उसका दंगा। बहराइच दंगा में मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे एक चीज बता दीजिए कि अगर आप लोग सत्ता में रहकर भी और विपक्ष में रहकर भी किसी काम के नहीं है तो झंडा उतार कर अपनी पार्टी दफ्तर पर ताला लगाकर घर में क्यों नहीं बैठ जाते हैं? नहीं, घर में बैठने काम भाजपा वाले करते थे, अंग्रेजों के जमाने में आरएसएस वाले करते थे भाई। हम लोग तो तब भी लड़ते थे, आज भी लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। आप आरएसएस भाजपा वाले तो नहीं है और अंग्रेजों का जमाना खत्म हो चुका है, वहां से बहुत आगे निकल चुके हैं, करने के लिए नहीं पैदा हुए। नदियों में पानी बहुत ज्यादा बह चुका है, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन चुका है, आप बहुत आगे आ चुके हैं भाई। यादव जी इस धरती पर आ चुके हैं और आप लोग अभी तक अंग्रेजों के जमाने में बैठे हुए हैं। अशोक यादव जी आप जलिए कुड़िए कुछ भी करिए, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दलाली के 100 वर्ष, चाटुकारिता के 100 वर्ष, तिरंगे के अपमान। शर्म करो, शर्म से डूब मरो। अपराधियों की सरकार, राजनीति का अपराधीकरण, देखिए मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। रुक जाइए रुक जाओ भाई, अब सब्र करो थोड़ा सा। बोलिए फैज साहब रुक जाइए, फैज साहब रुक जाइए। देखिए विद्या भाई, बीच में थोड़ा सा टाइम देना, मत बोलना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, ठीक है? देखिए मैं समझता हूं कुछ दिनों से हिंदुस्तान का सिस्टम क्लैश कर रहा है। डॉक्टर का काम नहीं कर रहा है, इंजीनियर का काम नहीं कर रहा है, पायलट का काम नहीं कर रहा है, किसान का काम नहीं कर रहा है और साधु का काम नहीं कर रहा है और चाय बनाने वाला चाय बनाने का काम नहीं कर रहा है। समस्या इसलिए गड़बड़ आ गई है। पूरे राज्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के भी विद्या भाई, पर झगड़ा उत्तर प्रदेश में ही है क्योंकि बाबा साधु को मुख्यमंत्री बना दिया। वो एक नजर से देखता है, वो सबको सेम नजर से नहीं देखता, भाईचारे से नहीं देखता। आज तक जितनी डिबेट 10-12 साल में हुई है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, जहां रामराज की बात करते हैं हम। कहना क्या मैं समझता हूं, अगर बाबा की जगह कोई नेता, राजनीतिक नेता, किसी भी पार्टी का नेता होता तो शायद झगड़ा इतना बड़ा यहां भी ना होता। और पूरे भारत में हर पार्टी के नेता हैं, कहीं झगड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश और भारत दो ही जगह झगड़ा है। एक प्रधानमंत्री जी बाज नहीं आ रहे, एक ये अपने सीएम साहब बाबा बाज नहीं आ रहा है। इनको धर्म से पता नहीं क्या लेने देना भाई। सभी भारत सभी धर्मों का देश, आराम से खाओ, जगदीश जी, खाने दो, आपने रहो, कहा रहने कि दो। मुझे बीच में मत टोकिएगा विद्यानाथ जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। चर्चा देश में क्या हो नहीं हो, ये तो आपके राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, तेजस्वी यादव जी या देश के जो शीर्ष नेता आपकी पार्टियों के नेता हैं वो लोग। भाई राहुल गांधी आपके नहीं है सर। अरे भाई राहुल गांधी आपके नहीं है क्या? जब मोदी मेरा तो राहुल गांधी आपके होने चाहिए ना। आपके लिए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। जब मोदी मेरा तो राहुल गांधी ने कांग्रेस का ये हासिल कर दिया है। खैर उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे आप लोग खुश होइए। उससे पत्रकार राजनीति करने लगेगा तो हालात तो खराब हो जाएंगे। सुनिए ना जगदीश जी मैं पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं किसान किसानी नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर डॉक्टरी नहीं कर पा रहा है, धर्मगुरु का काम नहीं कर रहे हैं, नेता नहीं रह गए हैं। मतलब सिस्टम सारा कोलैप्स हो चुका है, कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी सिर्फ एक वजह है कि सत्ता में कांग्रेस नहीं है, इसकी सिर्फ एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं है। और आप लोग सत्ता में आने के लिए लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे। हिंसा की आग अगर बुझ गई है तो वहां जाकर फिर से चिंगारी जलाएंगे। तो क्यों जा रहे हैं नेता? थोड़ा सा आप गलत बोल गए, थोड़ा सा गलत बोलते, थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं आपको। सत्ता में नेता नहीं है, सत्ता में नेता होते
तो राजनीति करते सबका भला करते, बस थोड़ा सा आप गलत बोलते, बाकी सब ठीक है। अगर नेता क्योंकि चाय बनाने वाला तो लस्सी बना दी देश की, और जो धर्मगुरु है उसने देख दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया। अगर ये धर्मगुरु जो कोई राजनीतिक अलीना बहन मुख्यमंत्री होती तो ये झगड़े ना होते, और आप भी कहने के मुख्यमंत्री होते तो झगड़े। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना जगदीश जी। और जो देश समझ रहा है, इतनी सी बात तो ठीक है, इतनी सी बात आप लोग अगर देश के लोगों को, जनता को नहीं समझा पा रहे हैं तो ये आप लोगों का फेलियर है, आप लोगों की विफलता है, आपके कांग्रेस और कांग्रेस के आला कमान के नेताओं की विफलता है। आप अपना नेतृत्व बदल दीजिए। मुझे लगता है कि देश को कांग्रेस की जरूरत आज भी है, विपक्ष की जरूरत आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन अगर आप लोग अपना नेता नहीं बदलेंगे तो आपकी पार्टी का क्या हश्र हो रहा है और क्या होगा वो ऊपर वाला ही जानता है, या आप लोग आई लव मोहम्मद में विश्वास रखते हैं मेरा तो नेता तो बहुत ईमानदार आदमी है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा देश अच्छा चलना चाहिए, मुझे इससे फर्क पड़ता है। मेरे सवाल का जवाब है तो दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। के बीच का नेता, मेरे सवाल का जवाब है तो दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा कि आप लोग उपद्रवियों को मरहम क्यों लगाना चाहते हैं, आप बरेली में फिर से हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं, आप लोग अपना डेलीगेशन वहां भेजकर क्या करना चाहते हैं। पूरे संसार में नहीं है, मेरे नेता का मुकाबला पूरे संसार में नहीं है भाई। ठीक है सर, तो चरण पादुका रखिए, जब बैठते हैं ना डिबेट में तो आगे चरण पादुका रखिए और बोलने से पहले प्रणाम कीजिए और बोलने के बाद प्रणाम कीजिए, ये आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। आप मंदिर बनवा लीजिए ना जगदीश भाई, आप तो समर्थवान हैं, आप मंदिर बनवा लीजिए अपने नेता का, लेकिन उस मंदिर में सिर्फ आप ही जाएंगे या पूरा देश जाएगा, ये तो देश तय करेगा और आप तय करेंगे। इससे पड़ेगा सर, मुझे मैं कह रहा हूं कि आज आप लोग क्यों इतना त्राईमाम कर रहे हैं जगदीश जी, आप लोग त्राईमाम इसलिए कर रहे हैं कि सत्ता से दूरी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए जब भी आपको मौका मिलता है नहीं चाहिए तो आप लोग उस आग को बुझाने की जगह भड़काने की कोशिश करते हैं। टुकड़े टुकड़े कर दिए इस भारत के, जो हालात खराब कर दिए इस भारत के, जो भारत त्रोड़ा बुरी तरह से, ऐसा नेता नहीं चाहिए। ना मैं कौन सा टुकड़ा हो गया? टुकड़ा तो आप लोगों ने कर दिया था, कौन सा देश का टुकड़ा हो गया? अरे ये झूठ बोलना, हिंदू मुसलमान, झूठे नैरेटिव गढ़ना, जगदीश जी छोड़ दीजिए आप लोग ये सब, जगदीश जी छोड़ दीजिए ये सब। एक तरफ कहते हो जी हमने जीडीपी कम कर दी, एक तरफ बढ़ाए जा रहे हो। मोहम्मद अली जिन्ना की बातों को आपने क्यों मान लिया था? देश का विभाजन की ओर सुनिए जगदीश भाई, लूट रहे हो। अरे मैं बहुत देर से चुप हूं, आप सुनिए। मणिशंकर अय्यर और राशिद अलवी के बाद अब जगदीश शर्मा जी का भी नाम लिख लीजिए। मोदी जी को चाय वाला कहकर ट्रोल किया मणिशंकर अय्यर और राशिद अलवी ने 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चौथे टर्म में बनाने का काम जगदीश शर्मा करेंगे। इन्होंने जो इतना कहा ना कि ये अपना काम नहीं कर रहा, और आखिरी में कहा कि चाय वाला चाय बनाने का काम नहीं कर रहा, चाय वाला बहुत अच्छे से चाय खौला रहा है और चाय खौलती हुई दिख रही है, इसलिए आपके सीने पर सांप लौट रहा है। इसी तरीके से मोदी जी के बारे में आप लोग शब्द बोलिए, इंशाअल्लाह चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, आपकी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वो चाय बना रहे थे, चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री बन गए, आप लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और सर आपको होना भी नहीं चाहिए जगदीश जी, आपकी पार्टी को और आप लोगों को इसलिए भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि चाय बनाने वाला कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि आप लोग गांधी परिवार से बाहर देश का प्रधानमंत्री किसी को देखना ही नहीं चाहते थे और न देखना चाहते हैं। आज भी अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो मैं लिखकर देता हूं, गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति या तो प्रधानमंत्री बनेगा या सुपर प्रधानमंत्री बनकर बैठेगा, सबको पता है सर। इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने से आप लोगों के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, और उस चाय वाले ने चाय को इतना खौला दिया कि खलबली मच गई है पूरे विपक्ष में और आप लोगों में। चाय वाला पूरा कांग्रेस खौला चुका है, पूरा विपक्ष खौला चुका है। चिढ़ते रहो मणिशंकर अय्यर, राशिद अलवी, जगदीश शर्मा, चाय वाला है और गाय वाला है। चिंता ना करो, चिंता ना करो, देशद्रोहियों तुम्हारा काल है चाय वाला और गाय वाला। ठीक है, और सबसे ज्यादा भाजपा के नेता रो रहे हैं। अब जानबूझकर सबसे ज्यादा भाजपा के नेता जानबूझकर डिबेट में दूसरे मुद्दे को रखकर डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। मैंने आपको जरूरत से ज्यादा वक्त दिया, मुझे लगता है बीजेपी और समाजवादी पार्टी को जितना मैंने वक्त दिया उससे ज्यादा आपको वक्त दे दिया है, मुझे आगे बढ़ना होगा। हाजी नाजिम खान, जो मुसलमान हाथ में पत्थर लेकर पत्थरबाजी कर रहा है, जो पुलिस को ललकार रहा है, जो पुलिस वालों को मार रहा है, पुलिस वाले घायल हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ऐसे मुसलमान मासूम हैं, पीड़ित हैं, उनको मरहम लगाने की जरूरत है या ऐसे मुसलमानों को सबक सिखाने की जरूरत है कि तुम हाथ में पत्थर लेकर, हाथ में बंदूक लेकर पुलिस को डरा धमकाकर, हाथ काटने की धमकी देकर सड़क पर उतरोगे तो यही हश्र होगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हाँ जहां साहब, देखिए आपका सवाल बड़ा लॉजिक वाला है
और सवाल है ये लॉजिक बरेली की जगह और शायद फतेहपुर घूम जाता तो बहुत अच्छा होता। फतेहपुर में भी तो देखिए किस तरीके से मासूम लोग आए थे हाथों में डंडे लेकर, वो मासूम लोगों ने मकबरे को नुकसान पहुंचा, वो मासूम लोग थे, लेकिन वहां पे प्रशासन में मुझे फतेहपुर की तरफ ले जाना चाहते हैं, बरेली में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? बात बरेली पर मैं कर रहा हूं, मैंने बरेली पर आपसे सवाल किया है, पहले आप बरेली पर जवाब दीजिए, उसके बाद चलूंगा आपके साथ फतेहपुर। पहले बरेली पर बोलिए। हाँ देखिए जहां साहब पहले तो फतेहपुर से चालू हुआ था ना, फतेहपुर के अंदर मैंने अभी आपसे पहले बरेली पर सवाल पूछा क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के नेता बरेली जा रहे हैं, फतेहपुर नहीं जा रहे हैं। सुन तो लीजिए जहां साहब आपने देखिए सब कुछ समय दिया है, कुछ लोग तो नकली पीड़ित होने के बाद भी अपने आप को असली पीड़ित की बात करते थे, और ये जो पीड़ित लोग हैं कम से कम हाजी नाजिम खान को उन पीड़ित लोगों की बात भी तो करने दीजिए। आप तो देखिए बड़े बुद्धिजीवी है, अरे सुन लीजिए को बुलाकर फिल्म की शूटिंग करवा रहे थे क्या तकीर रजा? इस तरह का प्रायोजित, मुझे लग रहा है कल रात को अशोक यादव जी आपने ज्यादा फिल्में देख ली हैं, इसीलिए पहले सवाल पर भी आप फिल्म पर चले गए थे और इस सवाल पर भी आप फिल्म पर चले गए। और वहां बरेली में जहां उपद्रवी और हिंसा करने वाले लोग घूम रहे हैं, वहां पर भी आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं कि कोई फिल्म बनवा सके। अनिला जी 30 सेकंड। प्रोड्यूसर डायरेक्टर, दंगे का प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात में कर रहा था, बरेली दंगे का प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है? हाँ दिमाग में फिल्म आपके चलेगी तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही ढूंढेंगे सर। और वो अपने नेता के लिए कह रहे थे कि दुनिया में उनसे बराबर ईमानदार नेता कोई नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जी बेल पर बाहर घूम रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं वो कितने ईमानदार हैं कितने नहीं हैं, और उनके खानदान में किस प्रकार से मुकदमे चले हैं और किस प्रकार से राहुल गांधी जी के पिताजी ने खुद ने कहा था कि कितनी ज्यादा कमीशन खोरी यहाँ पर होती। मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ, परंतु कितने ईमानदार हैं पूरी दुनिया जानती है। इस कांग्रेस ने किस प्रकार से इस राष्ट्र को बेच डाला, इसके टुकड़े करा डाले, दंगे जगह जगह करवाए हैं, पूरा भारतवर्ष जानता है। जगदीश जी कह रहे थे कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही।